आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। तेलंगाना में सियासी धड़कनें तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तेलंगाना की दूसरी फहरिस्त को मंजूर कर लिया गया है। किसी भी वक्त नामों का ऐलान हो सकता है। बता दें कि बावसूख जानकारी के मुताबिक दूसरी फहरिस्त 54 से 56 उम्मीदवारों पर हो सकती है, जबकि बाकी उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी 28 अक्टूबर को होने वाली सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के बाद ऐलान किए जाएंगे। वहीं उधर बीजेपी की दूसरी फहरिस्त भी बहुत जल्द आने का इम्कान है। बता दें कि आज बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी दिल्ली में हैं, जहां वो पार्टी के आला लीडरान के साथ में इस सिलसिले पर बात कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि पवन कल्याण भी चुनाव गठबंधन को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं। अगर बात बीआरएस की करें तो आज नरसापुर से सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है और केसीआर ने आज उनको बी फॉर्म भी दिया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के एक झटका लगा है। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है उन्होंने। और साथ ही कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बीआरएस के लिए गले की फांस बन सकता है। इन सारे मुद्दों पर आज होगी चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर नंदू रामाजी, वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे ऑनलाइन, और कांग्रेस लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, और बीआरएस लीडर फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस शो में। सवाल सीधा मैं आप सबसे पहले शहाबुद्दीन साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत जल्द नामों की ऐलान किया जा सकता है, कब तक ये इंतज़ार ख़त्म हो सकता है? देखिए, इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो है बैठक हुई है। तेलंगाना के मुतालिक जो है काफ़ी देर चर्चा हुई है। कैंडिडेट्स के ऊपर फिर गौर किया गया है। फिर उनका जो फ्लैश सर्वे हुआ था कुछ वक्त पहले, उसके क्या नतीजे है, उसका क्या मामूल है, पूरा वो सब देखा गया है। दूसरी जानिब जो है ये भी तय किया गया है, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो बस यात्रा यहाँ पर जो शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, उसके ऊपर भी, उसके रूट मैप के ऊपर भी जायजा लिया गया है। अन करीब मैं ये समझता हूँ कि अभी टिकट अभी कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, और मुझे जहाँ तक जानकारी है आज रात में भी आ सकते हैं और कल सुबह तक भी आ सकते हैं। कितने नामों का ऐलान हम सुने? क्योंकि अगर हम अलग अलग जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके हम माने तो कुछ लोग कह रहे हैं 54 सीटों का ऐलान होगा, कुछ कह रहे हैं 56 सीटों का ऐलान होगा, कुछ 30 तक का भी दावा कर रहे हैं। किसको सही माना? देखिए, मसला क्या है, मुकम्मल लिस्ट हम बना चुके हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसा खम्मम डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा फंसा हुआ है। वहाँ पर कई सारे उम्मीदवार जो बीआरएस पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी में आए थे वो भी टिकट मांग रहे हैं। साथ में सीपीआई पार्टी भी जो है कुछ जो है अलायंस के ऊपर जो वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो है दिगर तमाम पार्टियों से जो भी कांग्रेस पार्टी में आए हैं वो भी जो है टिकट मांग रहे हैं। उसके ऊपर जायजा लिया जा रहा है। उस वजह से जो है अभी ये कहना ये मुमकिन नहीं है कि कितने नाम आएंगे। जल्दबाजी भी हो सकती है, जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि उस हिसाब से जो है देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, और बहुत जल्द आपके सामने पूरी, मेरे हिसाब से पूरी फहरिस्त आ जाना चाहिए। ठीक है फैसल भाई, मैं फैसल खान आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। बड़ी बात जो है ये कि आज एक और सीट का आपकी तरफ से ऐलान किया गया और एक और महिला उम्मीदवार को आपकी तरफ से जो है नॉमिनेट किया गया और उनको बी फॉर्म भी आज केसीआर साहब ने दे दिया। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन महिला उम्मीदवारों के बलबूते और जो जिस तरीके से आपकी पार्टी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसले जो हैं वो आपको फंसा सकते हैं, किस तरह से तैयारी की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की भी रैली होने वाली है यहाँ पर। क्या बीआरएस का क्या मंसूबा है असल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी लिस्ट में कुछ कमी थी, कुछ जो लोगों को जो अनाउंस करना था, हाँ, वो आज हम पूरा धीरे धीरे उसको पूरा कर रहे हैं। और रही बात बीआरएस के उम्मीदवारों की, बीआरएस के उम्मीदवार जो है सो अपने पूरे परफेक्ट तरीके से जो है सो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है सो अपने पूरी तैयारी के साथ उतारे गए हैं। और रही बात सेकंड राहुल गांधी को तेलंगाना आने की, कि मैं तो इस पे यही बोलना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आते हैं और जाते हैं। और
तेलंगाना की मंसूबी बीआरएस की मंसूबी और जो आगे के जो स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज है, मैं उससे रिलेटेड ये कहना चाहूँगा कि हमारा काम ही हमारी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी है, जो 2014 से हम जो कर लेते हुए आ रहे हैं, और आगे भी जो स्कीम्स हम अब तक के जो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से और आगे भी जो हमारी बीआरएस गवर्नमेंट जो काम करने वाली है, वही हमारी जो जनता को और तेलंगाना की आवाम को मालूम है कि बीआरएस पार्टी कैसा काम कर रही है, और काम की बुनियाद पे ही हम वोट मांगेंगे और काम के बुनियाद पे ही आने वाला 2024 में बीआरएस गवर्नमेंट बनाएगी। शहाबुद्दीन साहब टूरिस्ट बता रहे हैं राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं कि वो जो है यहाँ पे पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, बस घूमने के लिए आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उनको मसाला डोसा भी बनाते हुए देखा गया, तो क्या वाकई ये राहुल गांधी को एज ए टूरिस्ट माना जाए तेलंगाना में? देखिए, तेलंगाना में नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में उन्हें प्रधानमंत्री होने वाले प्रधानमंत्री के चेहरे से जो है हम देख रहे हैं। हम क्या, पूरी आवाम देख रही है। आवाम जो है कांग्रेस पार्टी की जो है तरफ एक उम्मीद से ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी ही हरा सकता है। जैसा कि आप भारत जोड़ो यात्रा देख सकते हैं। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। उसके बाद आप कांग्रेस की ऐसी लहर शुरू हुई कि कर्नाटक में हम जीत कर आए भारी अक्सरियत से। अब उसका जो है फायदा हमें कर्नाटक में भी हो रहा है। और क्या है, होने वाले प्रधानमंत्री है, तेलंगाना आएंगे जाएंगे आते रहेंगे, ये उनका घर है। जब एक दफ़ा जब इंदिरा गांधी भी मेदक से इलेक्शन लड़ी थी, क्या उनको कहा गया था कि वो टूरिस्ट है? वो यहाँ से जीती थी ना। तो ये बात कहना जो है गैर मुनासिब है। कोई भी टूरिस्ट है। अब जैसा कि केसीआर साहब जो है वो थोड़े कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गए थे, तो क्या वहाँ के आवाम उनको टूरिस्ट कही? नहीं कही। हिंदुस्तान है, ये मुल्क सबका है, सबका हक है। यहाँ पर कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, सभी का हक है। उस हिसाब से राहुल गांधी के ऊपर ये तनकीद करना कि वो तेलंगाना के एक टूरिस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली से तेलंगाना आने कोई वीज़ा लगता है। जो चाहे वो आ सकते हैं। ठीक है। एक बड़ा सवाल आपने, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उठाया है, अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी को भी पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, लेकिन आप उनको एज ए पीएम कैंडिडेट अभी से बता रहे हैं। लेकिन तो क्या मैंने बता रहा हूँ, पूरी आवाम बता रही है। देखिए, आवाम ये चाहती है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उनमें काबिलियत है। उन्होंने कई मुद्दों पर उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि वो काबिल हैं, वो देश को चला सकते हैं, उनमें एक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, वो काम कर सकते हैं। उस हिसाब से बाहैसियत कांग्रेस पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखूंगा। ठीक है। फैसल खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए जी, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे कि बोले भाई कि अपने देखिए आप भारत जोड़ो, जैसा शहाबुद्दीन साहब बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट जो है सो अपने कर्नाटका के स्टेट में भी हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 से जब बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, कहाँ थे राहुल गांधी जी? क्यों स्पेसिफिक मुद्दों पे आवाज़ क्यों नहीं उठ सकी कांग्रेस की? कहीं ना कहीं लूप होल्स थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस पूरा वॉश आउट हो गई थी इंडिया से, है कि नहीं? पूरी बहुमत 300 चिल्लर के साथ पूरी बहुमत पार्लियामेंट में उन्होंने जो सो अपने गवर्नमेंट बनाए, कहाँ थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट? तो मैं उनसे यही बोला कि देखिए, जब 2014 में राहुल गांधी जो है सो रेंग थे, 2019 में दीवार पकड़ना चले, फिर 2021 में दौड़ रहे नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे बैसाखी के जरिए चल रहे हैं। और वो एक वहम है कांग्रेस पार्टी का कि वो भारत जोड़ो यात्रा के फ्लो में जो है सो कांग्रेस कर्नाटका निकली बोल के, वैसा नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट गई उनके हाथ से, इसलिए गई बीजेपी के हाथ से कि उनके जो कारकर्दगी थे, उनका जो जुल्म कर्नाटका में हो रहा था, हिजाब के रिलेटेड, नाम बदलने के रिलेटेड, सबके रिलेटेड, जैसा कि उनका जो जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ऑप्शन नहीं था कर्नाटका के पीपल्स का, तो वहां पर से कांग्रेस गवर्नमेंट को इलेक्ट करना पड़ा, है कि नहीं? और सेकेंड चीज, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट है ना भाई कांग्रेस की वहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट में, आप बोल रहे हैं कर्नाटका की गवर्नमेंट में जो नामा चेंज कर दिए गए थे, जैसा कि गुलबर्गा को कालाबुर्गी कर दिया गया था फॉर एग्जांपल, उसको वापस लाके बताइए। हिजाब के इशू पे आप जो सो करे रिवोक, बहुत अच्छी बात है, बट वैसे ऐसे कोई अच्छे काम करके बताइए ना। सिर्फ बजरंग दल का इशू तो था ना, भी बजरंग दल का आपका डीएमके बोले, फिर उसके बाद ही बोले ना सर, सुनिए उसके बाद ही बोले ना शहाबुद्दीन साहब, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सब थोड़े दिन का है। और आप अच्छा ठीक है, बताइए कितने जनों को अब तक 500 रुपीज में सिलेंडर अलर्ट हुआ? बहुत जने आज भी लाइन में ठहरे हुए, आज भी कर्नाटका गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है। आज भी जो है कर्नाटका गवर्नमेंट कई अपने जो है इम्प्लीमेंट, जो 6 वादे जैसा यहाँ 6 लॉलीपॉप्स दिए थे, उसमें जो है वहां पर इम्प्लीमेंट करने में आज भी कर्नाटका गवर्नमेंट को आज भी मुश्किलात पेश आ रही,
वहां पर से आए DK शिव कुमार आके यहाँ पर ही हमारे कंपनी में जो IT सेक्टर और जो दूसरे सेक्टर्स का दौरा किए थे उन्होंने खुद भी तारीफ करके गए, है कि नहीं। यहाँ पर आने का मतलब, मेरा पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलने का ये मतलब था कि आइए तेलंगाना को, स्वागत है आपका, कोई वीजा की आपको जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पर आइए, हमारे जो डेवलपमेंट के जो काम है वो देखिए, उससे सीखिए, चाहिए। नहीं सीखेंगे नहीं, हम खुद इख्तिदार में आने वाले हैं, हम आपको हमारा मॉडल आप सिर्फ सीखने आए गवर्नमेंट से, आपका सिर्फ वह में आप इख्तिदार में आ रहे हैं, सो वैसा नहीं है। हमारा काम हम आपको बताएंगे कि जो हम गवर्नमेंट जल्दी फॉर्म करने वाले हैं। देखते हैं, अभी 30 दिन बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें शाहबुद्दीन साहब कांग्रेस की, तो कांग्रेस BRS ने अपने 115 नामों का पहले ऐलान कर दिया है। जी हाँ। उसमें से 1-2 विधायक छिटके, वो एक अलग टॉपिक हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इस मसले पर, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने अभी तक सबके लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं। तो क्या वाकई नहीं लगता कि जो कांग्रेस का असली कैडर है वो उससे छिटक सकता है, नाराज हो सकता है? नहीं, वो बात नहीं है। मसला ये है कि हाई लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है KCR के खिलाफ। ठीक है। कई जो है तमाम दिगर पार्टियों के जो भी सियासतदान है वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ही TRS पार्टी को अभी फिलहाल हरा सकती है, चुनौती दे रही है, टक्कर पर है। तमाम सर्वे हिंदुस्तान के यही बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने वाली है। तो जो लोग जो है KCR से नाराज है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। और हमको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी तादाद होंगी, काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि काफी लोग परेशान है KCR साहब से। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले। और रही बात आपका जो पहला सवाल था कैंडिडेट्स के ताल्लुक से, देखिए TRS जो है हुकूमत में थी, उनके ऑलरेडी MLA जीते हुए थे और कहीं पर कंटेस्टेड MLA थे, तो उनके लिए लिस्ट जारी कर देना आसान था। कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ कि पिछले 10 साल 5 साल से तमाम लीडर, कई लीडर TRS पार्टी चले गए, कुछ लीडर BJP को चले गए। हमारे पास जो है ग्रोथ जो है ग्राउंड लेवल से हो रही है। तो हमको भी जो है जायजा लेने के लिए हमें भी वक्त लग रहा है, हमें भी सर्वे करने के लिए वक्त लग रहा है, मगर हम जो है अवाम को एक बेहतरीन कैंडिडेट की शक्ल में हम एक अच्छा नुमाइंदा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे जिस तरह BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर आपके पास आते हैं, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, ठीक है, बड़ा नाम है तेलंगाना में भी। और अगर नेशनल जब कमेटी का मेंबर बनाया जाता है BJP की तरफ से, तो किसी ऐसे को नहीं उठा सकते वो भी। वहाँ से अगर कोई इतना बड़ा नेता आपके पास में आ रहा है तो कुछ तो प्रॉमिसेस किए होंगे ना कांग्रेस ने उनसे? नहीं, गया तो हमारे पास से ही नहीं, बिल्कुल इस बात है। हाँ। हमारे पास से गए हैं, BJP को गए हैं, BJP से अब कांग्रेस। सवाल ये उठता है क्यों वापस कांग्रेस को आने की जरूरत पड़ रही है? सवाल ये है मेरा। वजह यही है कि ये सब लोग जान चुके हैं कि TRS पार्टी और BJP की मिली भगत। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक शख्स कांग्रेस से जो है विधायक बनते हैं, फिर BJP में चले जाते हैं, फिर वहां वो हार जाते हैं, और वहाँ ये सारी चीज़ें करने के बाद में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब कैसे भरोसा करेंगे आपके, अब वापस आपके पास आते हैं तो आप उनको किस तरीके से? नहीं, देखिए उसके ऊपर बातचीत होगी, उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा, उसके ऊपर AICC क्या भरोसा है कि इस बार कांग्रेस के जो विधायक बनेंगे और वो BRS में नहीं जाएंगे? अब देखिए, जैसा कि BJP से जो है TRS पार्टी से हमारे हुजूर नगर के MLA निकल के गए, जाकर BJP में लड़े, अभी भी अटकलें आ रही हैं कि वो भी छोड़ सकते हैं। तो बात तो ये तो देखिए हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है, ये तो लोग घर वापसी हो रही है, घर वापस आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने दरवाजे खुले रखी है। हर गवर्नमेंट कांग्रेस की जहाँ जो स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट बनी वहां पर घर वापसी के कोई चांसेस नहीं दिखे। आपको मीर हादी अली साहब BJP के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मीर हादी अली साहब, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मीर हादी अली साहब, क्या आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हादी अली साहब, क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हादी अली साहब, क्या सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अब एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज़ हमारी शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं अब सीधा BRS पे आ जाता हूं। फैसल खान साहब, जो है अगर हम बात करें अभी हाल ही के मुद्दों पर, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं उसमें आप पर बदउनवानी के इल्ज़ाम लगे हैं। राहुल गांधी यहाँ थे, राहुल गांधी ने भी वही बात कही। अब BJP के किशन रेड्डी का कल बयान आया था, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए।
और किस तरह से इन सारी चीज़ों को आप हैंडल करेंगे? क्योंकि एक बड़ा, अगर बात करी जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 38,000 करोड़ से शुरू होता है 1,20,000 करोड़ तक पहुंच जाता है, क्यों ना आपके ऊपर जो है आरोप लगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो कांग्रेस गवर्नमेंट की, मैं जब पहले बात में फर्स्ट ये बोलूँगा कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट की आप बोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। मैं बताना चाहूँगा कि आपको मध्य प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पर बराबर पूरे उनके एमएलए छोड़ के बीजेपी गवर्नमेंट फंड करे। वैसे ही गोवा में देख लीजिए आप, बराबर पूरे हम खरीदना कोई नहीं, जा रहे हैं। नहीं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस में जब भी इख्तियार आता है वहां पर छोड़ के जाने की बात, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जब बात चलेंगी तो कांग्रेस में इख्तियार में थे आप जो है सो एक सीट के उसमें इस सीट के वास्ते गए बीजेपी में, मुनुगोड़ा से आपने लड़ा, फिर पलटा के कांग्रेस में इसीलिए आ रहे हैं, सिर्फ इख्तियार के लिए। वैसी हनुमंत राव का भी वैसी हिसाब है, उन्होंने गए सिर्फ इख्तियार हासिल करने के लिए, वहां पर जाएंगे कांग्रेस में। कांग्रेस क्या है, एक जो है सो अपने पूरा व्यापार का धंधा चलाते, उन्होंने जो है सो वैसे जनों को बुलाते जो उनको फंडिंग अच्छी कर सकते, वैसे लोगों को बुला के अच्छी तरीके से उनको जो है सो टिकट विकेट दे के, जैसा कि उनके बेटे को भी मिली उनको भी मिली, जो हकदार थे वहां से, वहां के कांग्रेस की, उनका कैंडिडेट्स का क्या हुआ ये बताइए आप। वहां पर से उन्होंने जैसा पैसे देते, जैसा आपको उसको टिकट देते, आगे चलती वैसी कार्रवाई है कि नहीं? टीआरएस चले गए। ठीक है, मैं ये सवाल मैं पूछ लूंगा, लेकिन मैंने आपसे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पे मैं कालेश्वरम मल्टी स्टेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का, मैं जो ये राहुल गांधी भी आए हैं तेलंगाना को आके उन्होंने तनखीद करे कि भाई इतने का प्रोजेक्ट था, इतने तक कैसा चलेगा, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये स्कैम है वगैरह वगैरह। मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनकी बातों को कुछ हम मानते नहीं। पहली बात तो बोलना है, उनका काम है, बोलने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट खिलाफ नहीं, पहले मैं ये बताना राहुल गांधी इजी टारगेट है। जी वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम सुनते ही नहीं है। नहीं, वो तो विदाउट होमवर्क बात करते हैं। राहुल गांधी तो जब भी बात करते हैं विदाउट होमवर्क बात करते हैं। रिसेंटली उनका एक कौन सा इंटरव्यू आप देख रहे होंगे जो अपने मणिपुर में बैठ के दिए उन्होंने, वहां पर क्या बोल रहे हैं, वहां पर बैठ के, मिजोरम में बैठ के दिए, सॉरी, वहां पर बैठ के क्या बोल रहे हैं कि अब आने वाला अनकरीब जो है छत्तीसगढ़ में भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। अरे भाई उनको कोई बता दे, छत्तीसगढ़ में उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट है, उनको कोई बता दे। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि जो है बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना से जाने वाली है। अरे भाई उनको कोई बता दे, बीआरएस की गवर्नमेंट है तेलंगाना में, उनको विदाउट होमवर्क करके उनको बैठना है। मैं उनके नॉलेज में लाने के वास्ते मैं ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इंडिया का फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। 310 माइल्स का जो है स्पैनिंग क्रॉस है, इसके 3 बैरियर्स है, 20। सुनिए मैं बताता हूं, बजट के ऊपर ही आ रहा हूं साहब। शाहबुद्दीन साहब बताइए, सुन लीजिए जरा प्लीज, शाहबुद्दीन साहब जरा सुन लीजिए। 20 मेगावाट वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट है इसमें, 21 पंप्स हाउसेस है, 951 माइल्स ऑफ ग्रेविटी कैनल्स है, 126 माइल्स ऑफ टनल्स है, 24 रिजर्वायर्स है। सुनिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उनको जो विदाउट होमवर्क ये जो इंजाम लगाते, मैं उसी के लिए होमवर्क मैं करके आया और उनको ये मुंसिफ चैनल की तरफ से मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि सुनिए राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस स्कैम ग्रेसियां, सॉरी आप सुन लीजिए, 262 मिलियन क्यूबिक जो है अपने उनके पास अंदर जो आप जो है अपने गीजा का जो पिरामिड देखे होंगे, जो मालूमात है उनको मालूमात है, जो गीजा का जो पिरामिड आता कितना लंबा रहता वो, वैसे 110 पिरामिड्स का जो है उतना क्यूबिक हमको जो है निकला, उसमें से 4,08,000 मिलियन टन जो है अपने इफेक्टिव जो है वो हुआ, स्टील यूज हुआ, जो 66 आईफिल टावर का जितना रहता ना जो सो अपने स्टील उतना यूज हुआ। 17.5 मिलियन जो सो क्यूबिक जो सो कॉन्क्रीट जो इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पंप हाउस कहाँ है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में है। और रही बात 7 मेगा पंप्स का जो सो 139 मेगावाट्स का जो सो पंप है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो सो पूल है जो 92 स्क्वायर मीटर्स पे जो फैला हुआ है। इंडिया का बिगेस्ट माला नगर, एक मिनट में कंप्लीट करवा लीजिए प्लीज। इफ इंडिया का बिगेस्ट जो सो मालनगर सागर जो सो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है उसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट, सुनिए आप एक मिनट, नहीं गिरा, सुनिए आप एक मिनट। कालेश्वरम डिलीवर जो है 240,000 मैट्रिक टन जो है हमारे वाटर प्रोड्यूस करता है और जो है बेनिफिटिंग 25 मिलियन पीपल्स के लिए बेनिफिटिंग है। उसके जरिए सुनिए आप, उसके जरिए सुनिए आप जो है अपने ग्रीन रेवोल्यूशनरी जो तेलंगाना स्टेट को, हम तेलंगाना में आज जो केसीआर साहब का सपना था कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेके, आज जो केसीआर साहब का सपना था, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 60 साल कांग्रेस हुकूमत में थी भारत देश में, एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जैसा प्रोजेक्ट बताइए। 60 साल हुकूमत में थे आप, एक प्रोजेक्ट बताइए हमारे को। आज हम यंगेस्ट स्टेट होके आज पूरे दुनिया भर में हमारा नाम हो रहा है तेलंगाना स्टेट में। मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, एक हमारी कार्यकर्ता की जैसा कि रायतू बंधु से लेके जो सो अपने दलित बंधु तक के
एक कार्यकर्ता की आपकी ऐसा बताइए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता, होमवर्क करके आइए। आप बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जो आया तेलंगाना में, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तरफ से आया। ये सारी चीजें मानी जा रही हैं। सवाल यह है, जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो इंजीनियर सबसे पहले उसका एक प्लान बनाते हैं। उसका प्लान में सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं, हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें पहले भी थी। 38,500 करोड़ का बजट अलॉट किया जाता है शुरुआत में, ठीक है। 38,500 करोड़ से जब बजट बढ़ जाता है सीधा 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ से सीधा 1,20,000 करोड़। वही तो बता रहा हूं ना साहब, होमवर्क इस वास्ते करके आया हूं मैं, इतने चीजों का ये पहले भी थी फैसल खान, ये पहले भी थी। यही चीज आप नहीं समझ रहे हैं। जब मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जब आप घर बनाने का एक प्रोजेक्ट रखते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या क्या चाहिए और मैं किस तरीके से बनानी है। वो एक आप जो है उसका प्लान पहले से बना के रखते हैं। जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना। इसीलिए ही मैं बता रहा हूं आपको, जो प्लान और जो प्रोजेक्ट पे तैयार हुआ था उस पे कुछ इजाफा करके और अच्छा बनाने के लिए मैं तो बता रहा हूं ना, पहले जो था 25 मिलियन पीपल्स जो है उसका इस्तीफा मतलब उससे जो है सो करते मतलब फायदा लेते उसके। हाँ, 9 लाख एकर्स जो एकड़ पूरा लैंड है, 9 लाख एकर्स लैंड को जो इरिगेशन अच्छी फैसिलिटी यही कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए आई। तो जो सहूलत है वो सहूलत के देने के लिए हमको पैसा लगाना पड़ा, लेकिन 1.5 लाख तक पहुंच पाए, ये भी तो सवाल है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे आप भी तो कर्नाटका गवर्नमेंट आपकी जहां आपके स्टेट के गवर्नमेंट लग रहे हैं साहब, पूरे बैंक के लोन से चल रहे हैं ना सर। मैं इस पे सवाल जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ बीजेपी के स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर हमारे साथ जुड़ गए मीर हादी अली, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं सीधा। हादी अली साहब, बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि बीजेपी से भगदड़ मची हुई है और बीजेपी अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है? सबसे पहले मैं मुंसिफ के नाजरीन की खिदमत में अपना सलाम अर्ज करता हूं, क्योंकि इन दिनों इंतखाबात का ऐलान होने के साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जी। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, कुछ सियासी मसलहत पसंदी से कैंडिडेट के डिक्लेरेशन में कोई पार्टी बिफोर अनाउंसमेंट कर दी है 2 महीना पहले जी। जैसे केसीआर की पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी लिस्ट दी है और बीजेपी ने भी तकरीबन पहली लिस्ट में एक आधे मेंबर का ऐलान किया है जी। ये सब बीजेपी इतनी प्रैक्टिकल पार्टी है कि अपने सब तमाम सियासी जमातें इलेक्शन डेट के डिक्लेरेशन के बाद से मैदान में तैयार होते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने अवाम से नजदीक रही, उनके मसाइल को हल करने में जुड़ी हुई रही, और हमारी मरकजी नेशनल पार्टी हमेशा अपने वर्कर्स को बूथ लेवल से लेके मंडल से फिर असेंबली और पार्लियामेंट सतह तक पहला तमाम जी बिल्कुल इस बात से हम इनकार नहीं करते कि 12 महीने बीजेपी जो है वो इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन अगर यही हालात हैं तो बीजेपी के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, वो बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? नहीं, ये तो कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी तो पहले से ही मशकूक लीडर थे, जो उन्होंने इंतखाबात के बाद से उनके दोनों भाई जो कांग्रेस में है, उन लोगों का मुसलसिल उनको खानदानी दबाव भी था। मैं समझता हूँ कि वो आज नहीं तो कल किसी भी हाल जाने वाले थे, क्योंकि वो तो पेशे के एतबार से एक कंट्रैक्टर हैं, उनका जिसमें फायदा नजर आएगा वो जाएंगे। वो अवाम के फायदे के लिए या अवाम को अपलिफ्ट करने के लिए कभी भी इनके भाइयों ने भी नहीं सोचा। हालांकि उनके भाई आज कांग्रेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदारी ठोक दिए हैं। कांग्रेस का तो ये हाल है, कभी हनुमंतराव जी चीफ मिनिस्टर का दावा ठोकते हैं, कभी हमारे रेवंत रेड्डी। इस तरह से अभी गांव यानी बैल बटा नहीं, गांव की तकसीम जो मुहावरा है, उस तरह का यहाँ कांग्रेस का हालचाल चल रहा है। तो बीजेपी तो ऑलवेज हमेशा मैदान के लिए अपनी फौज को तैयार रखती है, उसी तरह इंतखाबात के लिए तैयार है, चाहे वो लिस्ट में कितनी भी देरी हो।
ठीक है शाहबुद्दीन साहब, सब एक तो वो कह रहे हैं कि ये जो भी लीडर हैं वो पहले से मशकूक लीडर थे, उनकी जो है संजीदगी से पार्टी ने उनको लिया भी नहीं क्योंकि वो पहले से ही अपने भाइयों के संपर्क में थे। देखिए ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम लगाते हैं, अब कोई भी जो है पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टियों में जाता रहता है। हादी अली साहब खुद जो है एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी में थे, काफ़ी अरसा आपने कांग्रेस पार्टी में जो है गुजारा, उसके बाद आप बीजेपी चले गए। मैं भी उनके साथ काम किया हूँ, उनकी ये सोच सेक्युलरिज्म की सोच रही हमेशा से। अब आप जाके जो है बीजेपी में चले गए हैं, तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मगर क्या है सियासी सफ़र के ऊपर किसी के ऊपर जो है उसको तनकीद नहीं करना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के थे, अब वापस कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, जबकि उनको लग रहा है कि बीजेपी में रहकर वो केसीआर से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी और टीआरएस एक हो चुके हैं। और इस बात की तस्दीक जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की तो बात तो हम मानेंगे, और उन्होंने भी ये कहा, इशारा दिया है कि वो हमसे मिलते रहते हैं, वो हमसे जो है करीबी जो है होना चाहते हैं, और साथ में कविता के ऊपर जो ईडी केसेस थे वगैरह वो सब कुछ गायब हो गए। तो इस बात का अंदेशा जो है बीजेपी में जो कायदीन है, जो ये समझ रहे थे कि बीजेपी का झंडा लेकर हम केसीआर के खिलाफ काम करेंगे, वो नहीं होता नजर आ रहा है। इसलिए सब जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा इल्ज़ाम है क्योंकि अगर बात करें तो कभी AIMIM को आपकी बी टीम बताया जाता है, कभी आपको जो है बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। तो क्या वाकई जो अगर प्रधानमंत्री के बयान को हम सीरियस लेते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा था, तो क्या वाकई BRS और बीजेपी में गठबंधन है? देखिए वाज़े तौर पे ये दिखता है कि 2014 में जब से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब से हम बीजेपी के खिलाफ थे और हम जितने भी स्कीम्स लेकर आए, जितने भी जो सो स्टेट में जो सो हमारे डेवलपमेंट के काम हुए, उसकी एक भी तारीफ एज एन PM इतने बड़े बड़े काम हुए। रैतु बंधु हमारा कॉपी किया गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसा कि आपको मालूम है इतना बड़ा काम हुआ, इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स आए हमारे तेलंगाना स्टेट में, मगर एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक बार भी हमको अप्रिसिएशन नहीं मिला हमारे गवर्नमेंट को। और जैसा कि GST फंड्स हमारे कितने लैक हुए, तो ये क्या है मालूम, कांग्रेस तो खाली तनकीद पे तनकीद तनकीद पे तनकीद। मैं ये बोलना चाहूँगा कांग्रेस मेरे हिसाब से एक बेवा हो गई है, जो खाली बस अपना रोना रोती है कि BRS BJP BRS BJP BRS BJP, ताकि कहीं कुछ ना कुछ जो है उनको सीट का फायदा हो जाए। तो लिहाजा उनके पास कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स है नहीं कि हमारे को जो है प्रूफ कर सके कि भाई हम बीजेपी और BRS हमारे गठबंधन में है। रही बात बीजेपी की, मैं बात करूंगा हमारे माइनॉरिटी के जो है हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मीर हादी साहब, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप ये बताइए कि आप जो है हमारे वॉरियर्स तैयार रखते हो, ये बोल के बोल रही हैं, आप माइनॉरिटी में कौन सा डेवलप करे साहब स्टेट में? कहाँ है मीर हादी साहब? आप जो है ना दूर तक भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि जो है हमारे माइनॉरिटी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहाँ है ये बताइए। बीजेपी एक कम्युनल जो है अपने पार्टी है और कम्युनलिज्म कुछ आगे जो है हमारे हवा देते हुए उन्हें भारत देश में आज उसका फेस जो है 2014 से लेकर अब तक के जो बीजेपी का जो फेस है पूरा भारत देश जान रहा है ये फेस को। ठीक है, मीर हादी अली साहब, बड़ा आरोप है आप पे। पहला तो सवाल वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है मुस्लिम उम्मीदवार? अगर माइनॉरिटी उनका मोर्चा का उनका एक अलग विंग है तो कहाँ मुस्लिम उम्मीदवार हैं और कहाँ हैं आपके माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट? जी, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता हुआ चलता हूँ जी कि बीजेपी पार्टी हमारी नेशनल पार्टी जो सेंटर से हमारी मरकजी टीम जो आई थी, जब सर्वे की यहाँ पर, सर्वे में ये देखा गया कि तकरीबन चांसेस यहाँ पर अगर माइनॉरिटीज को दिए, माइनॉरिटीज में इतने दमदार कैंडिडेट नहीं है जो अपने असेंबली हलकों में कामयाबी दिला सके पार्टी बैनर को। चुनाचे ये देखते हुए पार्टी ने वहां के हिसाब से मौजू नहीं समझा कि अगर दिए माइनॉरिटी कैंडिडेट को, तो चूंकि यहाँ पे अक्सर जहाँ पे माइनॉरिटीज का अक्सरियत है उन इलाकों में यहाँ के पुराने पार्टी है, जब कैंडिडेट आवाज आपकी कट रही है। साइड से उनको चांसेस मिलेंगे इसके लिए। हाँ जी सर, कुछ
टेक्निकल इशू है शायद, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फैसल खान और शाहबुद्दीन साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। शाहबुद्दीन साहब, बड़ा आरोप आप क्योंकि बीआरएस पर लगा रहे थे, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हमारी एक भी जो स्कीम थी उन्होंने आज तक उसकी तायद नहीं की है पीएम मोदी ने। फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि बीआरएस जो है वो बीजेपी की बी टीम है? सब बी टीम क्या है, पूरी दुनिया कर रही है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। ट्रिपल तलाक का बिल आता है, आप उनका साथ देते हैं। ये नोटबंदी का आता है, आप उनका साथ देते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन आता है, आप उनका साथ देते हैं। आपके ऊपर ईडी नहीं होती, आपके ऊपर सीबी इंक्वायरी होती है, फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। कविता का जो लिकर केस है वो भी वो मामला देखिए, ईडी से नोटिस जाती होंगे, पूछताछ के लिए बुलाया जाता, उसके बाद सब चीज। अभी तो आप बोल रहे थे कि ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। बराबर कविता मैडम से जो है सो पूछा गया, दिल्ली बुलाया गया, 9-9 घंटे 8-8 घंटे जो है सो मतलब इंटरोगेशन के लिए बिठाया गया, पूछताछ के लिए। और रही बात, आप ये मत बोलिए कि मेरे को जो है सो अपने ईडी और आईडी के रेट्स नहीं होते। मैं कई ऐसे ईडी आईडी के रेट्स आपको बता देता हूँ जो तेलंगाना स्टेट में हो चुके, है कि नहीं। आप ये बताइए कि आप जो है पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी स्टेट में है, क्यों आपके जो है अपने वहां के जो लोग हैं वो छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? कांग्रेस बोल रहा हूं ना मैं आपको, मध्य प्रदेश में गोवा में बीआरएस पार्टी की बात कीजिए, आप बोल रहे हैं कुछ बहुत ही जल्द जाने वाली है, उनके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र कीजिए, क्योंकि वो पार्टी का जो है काम खत्म होने वाला है। आप जो है सो ये गुमान से अब निकल जाइए कि आप आने वाले हैं तेलंगाना स्टेट में, ये ख्वाबों से उठ जाइए आप कि आप तेलंगाना स्टेट में आने वाले हैं बोल के। आप ये बताइए, हम बोल रहे हैं, आप बताइए तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी बोल के, टीपीसीसी बोल के है ना भाई, आप अपने क्यों अपने यूसीसी को जो है अपोज करने के लिए कमेटी बिठा के उसके ऊपर पार्टी रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया गया तेलंगाना स्टेट में? तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट को क्या, कांग्रेस को क्या हो गया था जब ट्रिपल तलाक का मसला उठा था? तेलंगाना स्टेट की कांग्रेस को क्या हो गया था जब जो है अपने नोटबंदी की गई थी? ना इवन दो एक प्रोटेस्ट, ना तेलंगाना स्टेट में कुछ, ना क्या भी नहीं, बस हर चीज पे तेलंगाना टीपीसीसी जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी है अपनी खामोशी के साथ ये जाहिर कर रही थी कि हम जो है सो बी टीम है बीजेपी की। बड़ा सवाल तो उठता है आप पे क्योंकि अगर यहां पर आप अपोजिशन में थे, कांग्रेस वो एक्टिव वाला अपोजिशन का रोल तेलंगाना में नहीं अदा कर सके। उत्तम कुमार साहब में दम ने था बोलते, कांग्रेसियों को पूछे तो अब बोलते हैं हमारे में दम आ गया, रेवंत रेड्डी साहब आई बोली। हम हर मामले में कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया, चाहे वो जो है ट्रिपल तलाक का मामला हो या प्रेसिडेंट इलेक्शन के में जो अगर कुछ भी हेर फेर जब हो रही थी, जब हमने एहतजाज किया, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हमने एहतजाज किया, यूसीसी के ऊपर हमने एहतजाज किया, हम भी तो हिस्सा थे, कांग्रेस पार्टी भी। जॉइंट एक्शन कमेटी में क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मौजूद नहीं थे? हैदराबाद में तमाम लोग थे। और आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली में भी जो है शाहीन बाग में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर गए। मैं ये पूछना खाली पब्लिसिटी गेन करने को कैसा? मैं बताना चाह रहा हूं आपको शाहबुद्दीन साहब, जो जॉइंट एक्शन कमेटी का था पूरा, मैं भी था उसमें। आप जॉइंट एक्शन कमेटी का उठा के देखिए, आप जो है अपने जो भी एक वेव चली थी, एक पूरे मुहिमा हुए बाद एंड टाइम पे कांग्रेस के लीडर्स है वो भी पब्लिसिटी उठाने के लिए पहले जो एक प्लान ऑफ एक्शन रहता, सब प्लान ऑफ एक्शन जब इंप्लीमेंट होता, जब एक कमेटी के मीटिंग्स होते वगैरह सब चीज होती इंप्लीमेंटेशन के लिए, जब कांग्रेस पार्टी कहां थी? एंड टाइम पे आके जब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है बोल के आए, अपने नाम पे सेहरा उठा लिए चले गए। वो भी मेहनत किसी और की, जुस्तुजू किसी और की, एनआरसी सीडब्ल्यू के खुद भी ऐसी मेहनत किसी और की, जुस्तुजू किसी और की, मगर आए कांग्रेस लीडर अपना बस जो है फायदा उठाए और चले गए। मामला हो, कोरोना के टाइम का मामला हो, कोरोना के टाइम पे कांग्रेस क्या करी, पूरा तेलंगाना बोलता, टीपीसीसी क्या करी कोरोना के टाइम जो है। यहाँ पर केसीआर ने क्या किया वो तो सबको मालूम है, कितना सताया गया पुलिस के जरिए, कितने लाठीचार्ज करवाए, क्या क्या मसले करवाए, ऊपर सोने पे सुहागा पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, सबसे महंगा पेट्रोल। मैं ये पूछना चाहूंगा शाहबुद्दीन साहब से, राजस्थान में तो आपकी गवर्नमेंट थी ना, आपकी गवर्नमेंट कोविड के टाइम पे राजस्थान में तो ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ना एम्बुलेंस, ना कुछ, ना क्या, लोग जो है पैदल चलते चलते आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान गवर्नमेंट में। आप अच्छी बात है, तेलंगाना की भी बात बता रहा हूँ, तेलंगाना में ये बोलिए कांग्रेस गवर्नमेंट कोरोना में क्या करी? हाँ, ये क्या है मालूम, मैं बोला ना अभी, वो एक जो है अपने बेवा हो गए, अब चीखा मार रहे हैं मेरा हस्बैंड कहाँ है मेरा, वो 12% को पकड़ लेके हर कोई। आप जो कांग्रेस लीडर से माइनॉरिटी से बात करेंगे वो 12% पकड़ के, मैं इससे पहले की डिबेट में मैं जो है क्लियर कर दिया 12% में। आप 12% आप में है ना, आपके रेवंत रेड्डी सबको बोलिए जाइए सीएम साहब से मिलिए, हमारे जाके पूछिए बोल। अरे आज जो भी होए, जो भी बातचीत होती 12%, ये जो है बेवार होना बंद करिए। स्कैम ग्रेस को बोल रहा हूँ, A to Z 26 स्कैम्स, A से स्कैम से लेके Z तक स्कैम ग्रेस, ये स्कैम ग्रेस है, हर चीज से स्कैम जो अपने कांग्रेस गवर्नमेंट। मेरे आदिली साहब से एक सवाल ले लेता हूं। मेरे आदिल साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है, सुनने में आ रहा है कि पवन कल्याण जो है वो दिल्ली में है और किशन रेड्डी भी दिल्ली में है, तो क्या जनसेना पार्टी के साथ आपका चुनावी गठबंधन तय माना जाए?
नहीं है, वो शायद टेक्निकल रीज़न की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। पवन कल्याण का बीजेपी के साथ में गठबंधन की खबरें आ रही हैं, क्या लगता है कि अगर पवन कल्याण बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीआरएस दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवन कल्याण का जो भी है, कोई पार्टी के बारे में कोई यहाँ पर तेलंगाना में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। हाँ, आंध्र प्रदेश में वो जो है काफ़ी जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचाए, मगर तेलंगाना में ना उनकी कोई जो तंजीम ने कोई ऐसा ग्राउंड पे काम किया नहीं है, उनके पास ब्लॉक लेवल लीडर्स नहीं है, कॉर्पोरेटर इलेक्शन भी नहीं लड़वाए, कोई म्यूनसिपल इलेक्शन भी नहीं लड़वाए, ना कोई वार्ड इलेक्शन भी लड़वाए। ऐसा तो हमको नजर नहीं आ रहा है कि जनसेना पार्टी का कोई एक लीडर है जो यहाँ पर जो है तेलंगाना में ठहर के जनसेना का झंडे को जो बुलंद कर रहा है। ऐसा तो तमाम लोगों के सामने, चाहे वो बीजेपी के साथ मिल जाए या नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेलंगाना में उनकी मौजूदगी जो है बिल्कुल सिफर है। क्या आप किसी से गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं? क्योंकि अगर शर्मिला की हम बात करें तो उनसे आपके गठबंधन की खबरें आई थी, लेकिन फिर चीज़ें शायद नहीं बन पाई आपस में। देखिए, गठबंधन के मुतालिक जो है कई सारे चीज़ें होते हैं जो बनते हैं और बिगड़ती हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें होती हैं। कांग्रेस पार्टी जो है अपने दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले रखी है, क्योंकि देख सकते हैं पिछले 10 साल में तेलंगाना की क्या हालत हुई, कितना जुल्म हुआ यहाँ पर। हर तबके के तमाम लोग जो है यहाँ पर परेशान है, अवाम परेशान है, अवाम की जेब देखिए, अवाम परेशान है। हर चीज में हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, जैसा मैंने अभी कहा 12% देने की बात नहीं हुआ है, सब चीज खराब है, बल्कि दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा। आईटी सेक्टर में बताइए, पूरे तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान के, इंडिया के कोई भी स्टेट आईटी सेक्टर जितना डेवलप हुआ, सबसे फास्टेस्ट जीडीपी हमारी जीडीपी तेलंगाना की। जब जीडीपी इतनी हाई है, फास्टेस्ट है, मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों हाई है? हाँ, तेलंगाना टॉप स्टेट का है, तेलंगाना टॉप करता है पूरे हिंदुस्तान। लॉलीपॉप दिए थे 2 करोड़ जॉब्स का, वो तो हर स्टेट में है। आपकी कौन सी हुकूमत है? तेलंगाना इज द हाईएस्ट। अरे हम, अच्छा, मैं ये आपको वो कह रहा हूँ, तेलंगाना इज द हाईएस्ट। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतना सारा बजट है, इतना सारा गवर्नमेंट की यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा हूँ आपको 89% था, एज पर द डाटा। मैं आपको डाटा दूंगा। अब रही तो जो है सबने 60% चल रही है, जीडीपी हाईएस्ट है। मेरा ये सवाल है, 8 लाख करोड़ का आपके ऊपर कर्जा है। मैं ये सवाल आपसे ये करना कहां से लेके आए साहब 8 लाख करोड़ रुपए? मेरे को बताइए जरा। आप कैग रिपोर्ट पढ़िए। आपके इससे पहले के कांग्रेस के प्रवक्ता आप कैग रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने बोले 5000 करोड़, आप आगे बोल रहे हैं 8 लाख करोड़। अब कोई दूसरों को बुलाइए, उन्होंने 12 बोलते हो, फिर तीसरों को बुलाइए, 14 बोलते हैं। पहले आप अपना मुतफकीन राय हो जाइए। मैं आपको कैग रिपोर्ट कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, राय पे आ जाइए। मैं आपको रिपोर्ट नंबर भी दे दूंगा। रेड्डी साहब से बात करिए, कांग्रेस में होमवर्क करिए, फिर आइए। वो तो आपको सीधा होमवर्क के लिए बोलते रहे। देखिए साहब, अभी क्या है, मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कारकर्दगी, मेरे सियासी सफ़र क्या है, आप तमाम लोग जानते हैं। मुझे जाके किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रही बात क्या है, पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। आप होमवर्क करके आए या नहीं आए, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं मैं क्या हूं। पिछले जो कांग्रेस के लीडर आए थे, उन्होंने 5000 करोड़ आपके मुंसिफ चैनल पे ही बोले थे। 5000 करोड़, अरे भाई 5 लाख, फिर जो है आगे बढ़ रहे हैं आप 8 लाख। 8 लाख करोड़ है टोटल कर्जा है, जो PSUs को मिलाकर, प्राइवेट बैंक्स को मिलाकर तमाम अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 लाख करोड़ है। आप फैसल खान, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि अगर आप फास्टेस्ट जीडीपी, ग्रोइंग जीडीपी है, अगर आप जो है तेलंगाना में आप हैदराबाद को आईटी हब बनाने में इतना ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा कंपनी आईटी की यहाँ पर आ रही हैं, क्यों फिर जॉब्स की कमी है? क्यों ये वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना सब। 2014 से पहले मैं एज पर द डाटा, मैं आपको डाटा दूंगा, एज पर द डाटा 89% जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यहाँ पर। हम यहाँ पर तेलंगाना फॉर्म होने की तरफ से जो हमारे केटीआर सर जाके जो आईटी डेवलप, अरे फिर बोल रहा ना आपको, फिर 4% 12% पे आ जाते, फिर 4% 12% पे आ जाते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आईटी में, आईटी सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ भाई, हुआ नहीं हुआ, सब चीज हर ईच एंड एवरी सेक्टर से बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी। अरे डबल हुआ सर, डबल हुआ। मैं आपको पैसे नहीं दे सक रहे किसानों को, फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। 2014 से पहले 3 मिलियन, सुनिए 1 मिनट सुनिए, पैडी की मैं बात बता रहा हूँ। 2014 से पहले 3 मैट्रिक टन जो पैडी की पैदावार होती थी। उसके बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट आने के बाद 12,000 मैट्रिक टन जो पैदावार हो रही है, बेच रहा किसान, हो रहा काम, कौन खरीदेगा? मेरा ये सवाल है। पैडी की पैदावार पे है ना सब, पैडी की पैदावार बताया आपको, जहां 3 पे और 12 में फर्क है। लेकिन कालेश्वरम से किसानों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं। 18.5 लाख एकड़ जमीन को आपने सिंचाई करने के लिए कहा था कालेश्वरम प्रोजेक्ट के थ्रू, लेकिन आपके खुद मंत्री का बयान है, वो कहते हैं कि अभी हम 1.5 लाख एकड़ को जो है सिंचाई करने में कामयाब रहे हैं।
जब इतना बड़ा आप इसका कह रहे हैं कि इतना बड़ी सिंचाई योजना है, दुनिया में ऐसा इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है, फिर क्यों इन सारी चीज़ों में अभी तक नाकाम है? और दूसरा ये कि वो 90% जो पैसा है वो पूरी तरीके से कर्ज पे लिया गया है, वो किस तरीके से उसकी आप भरपाई करें? देखिए, मैं फिर बताना ये चाहूंगा आपको कि आप कोई भी गवर्नमेंट जब कर्ज लेती है तो उसको रीपे कर देती है कि नहीं? आप कोई एक स्टेट ऐसा बताइए जो विदाउट खर्च चलता है। आप यहाँ पर लिए तो लिए आप बात करिए नहीं है हाईएस्ट डेप्थ रेशियो तेलंगाना स्टेट। आप देखिए अगर सरप्लस इस टाइम जीडीपी की बात करें हम लोग, तो अगर सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसका जो है एक प्लस में उसके पास रेवेन्यू रहता है, तो उसको तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे 9 साल में शायद आपकी सरकार जो है वो काम करने में नाकाम रही है, ये मानना पड़ेगा फैसल भाई। मैं इससे पहले भी बोला था आपको कि तेलंगाना स्टेट में 9.5 साल में जितने भी हमारे स्कीम्स हुए वो 80% इंप्लीमेंट हुए, 20% होना है। हाँ। कोई भी एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ मेरी बात को, मैं कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में एक गवर्नमेंट बताइए जो 100% अपने स्कीम्स को इंप्लीमेंट करे, नहीं करे कोई भी। हमारी गवर्नमेंट 80% करे और आने वाले भी वायदे हम जो है पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे जो इतना बैलेंस बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी आपको, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा ये कि बैलेंस नहीं बढ़ा है सर, आके हमारे पे जो बेबुनियाद जो तनखीदा करने पे हम बोल रहे हैं कि भाई कालेश्वरम प्रोजेक्ट वाकई हमने बोल रहे हैं, बीसीसी की न्यूज बता रहा हूँ, CNN की न्यूज बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया जो तारीफ कर रही कालेश्वरम प्रोजेक्ट। इंजीनियरिंग मार्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि खराब बना है, बेकार बना है। अब पिलर गिर रहे हैं, पिलर गिर रहे हैं। शाहबुद्दीन साहब, एक कमेटी आई थी, उसको रीकंटेस्ट कर दिया गया। अब आप कुछ टुकड़ा गिर गया वो तो उसका इश्यू बनाने का तो जरूरत नहीं है ना सर। 9 लाख एकड़ बता रहा हूँ आपको, 9 लाख एकड़ में इरिगेशन उसको अपलिफ्टमेंट हुआ। ये नहीं बोलेंगे आप ये नहीं बोलेंगे 9 लाख एकड़ में इरिगेशन फैसिलिटीज वो एक प्रोजेक्ट में बने। आप ये बताइए तेलंगाना से सबसे बड़ी रिवर कौन सी पास ऑन होती? शाहबुद्दीन साहब, आप ये बताइए तेलंगाना से सबसे बड़ी जो रिवर कौन सी? गोदावरी रिवर पास होती है, जो 90 फीट से क्योंकि वक्त की 600 फीट तक के ऊपर तक लेके आए, बर्डन नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है तो 600 फीट ऊपर लेके आए, वो तारीफ नहीं करेंगे आप, वो बोलेंगे ना, क्योंकि वक्त की कमी है। तो एक दूसरे से सवाल, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल मुंसिफ टीवी में इसकी इजाजत है। मैं आप लोगों के बीच में वो नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप प्रवक्ता हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सवाल देंगे। अगर आप वो कह रहे हैं कि हमने तो इतना काम किया है कि हम 9 लाख एकड़ तक को हम सिंचाई करने में कामयाब हो रहे हैं, उनके मंत्री 1.5 लाख कह रहे हैं अभी खुद अपने मुंह से, लेकिन इस चीज को 400 TMC कहा गया था, 150 TMC दे रहे हैं, खुद ही इनके मंत्री कर रहे हैं। उसके ऊपर भी सवाल होनी चाहिए ना। बात क्या हुई थी, 400 TMC पानी दिया जाएगा। अब यहाँ पर उन्हीं के मंत्री ने कहा कि 150 TMC की बात हो रही है। अब फिर मुझे कह रहे हैं होमवर्क करके आने के लिए, फिर आप जो लोन ले रहे हैं। आप देखिए साहब, मेरा ये सवाल है, जितना इससे फायदा होने वाला है उससे ज्यादा नुकसान है। कल की भी डिबेट में मैंने TRS पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पर मौजूद थे, शेख शरीफ साहब, मैंने भी उनसे यही सवाल किया है। ठीक है, इंजीनियरिंग मार्वल है, खूबसूरत बनी है, तेलंगाना के लिए एजाज की बात है, मेरे लिए भी फख्र की बात है, मैं इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। मेरा ये सवाल है, इतना पैसा इतनी लागत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपके पास प्लानिंग कमेटी ने आपको क्या ये जायजा देकर आपको नहीं बताया था कि कितने पैसे लगने वाले हैं? पहले 50,000 करोड़, फिर उसके 80,000 करोड़, पे 1 लाख, अब ये फिर कह रहे हैं 1,20,000 हो सकता है, कुछ आंकड़े 1.5 लाख करोड़ तक, 1.5 लाख करोड़ तक भी जा सकते हैं। फिर और मसला क्या हो रहा है, जैसा हिसाब बढ़ रहा है, 8 लाख का वही हिसाब हो रहा है। आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा है नहीं? मैं ऑथेंटिक आपकी गवर्नमेंट का डेटा है। राहुल गांधी जी आके बोले कि स्कैम 1 लाख ऑथेंटिक डाटा की हम बात करें, जो खुद ऑथेंटिक डाटा की हम बात करें, 38,500 करोड़ रुपए का इसका स्टार्टिंग बजट था जो पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रखा गया था। उसके बाद में इसमें फिर से इसको सरकार की तरफ से मंजूरी मिली और इसको लगभग 80,000 करोड़ का किया गया। उसके बाद अब ये खुद सरकारी आंकड़े हैं कि इसको 1,20,000 करोड़ में ये जाके पूरा तैयार हो जाएगा। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहे हैं कि नहीं, सरकार जो है भले से 1,20,000 करोड़ कह रही हो, लेकिन ये 1.5 लाख करोड़। मैं अभी वही बताया ना आपको, पहले 5 लाख करोड़ का खर्चा था, फिर 8 लाख का हुआ, फिर 12 लाख का हुआ। अपोजिशन ऐसी बोलती है, अभी 1,20,000 करोड़ का हुआ, फिर 1,50,000 का होता। अच्छा, खर्चे के ऊपर बात नहीं हो रही, 1,80,000 का बात ये हो रही है 5 लाख या 8 लाख, बात हो रही है कि आप इतना खर्चे में मेरे स्टेट को क्यों ढकल रहे हैं, आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? हाई इंटरेस्ट रेट पे आप बैंक से क्यों लोन ले रहे हैं? PSU से आप क्यों लोन ले रहे हैं? बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा से आप क्यों लोन ले रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के लिए भी आपको 3 करोड़ का लोन लेना पड़ा, और आपके
जब सरप्लस बजट है आपको इतना लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो बता रहे हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, 9 लाख एकर्स पे जो है सो इरिगेशन लिफ्ट के तरफ से हुआ, पैडी की पैदावार बढ़ी, जो है सो वही कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ग्रीन रेवोल्यूशन जो था आगे बढ़ा, जो है सो 3 मैट्रिक टन जो है सो अपने 2015 से 16 से मिलता था, अब 15 मैट्रिक टन जो है सो 2022 टू 2023 आपको जो है पैडी की पैदावार आगे बढ़ रही है। पहली बार 4 गुना बता रहा हूँ, 4 गुना। सुनिए आप, उसके बाद जो है सो अपने जो पिंक रेवोल्यूशन है, मुझे बस इतना जो व्हाइट रेवोल्यूशन है दूध का, ये सब ये पानी से हो रहा था ना, जो 90 फीट नीचे पानी था, जो 600 फीट ऊपर लेके आया ना। फैसल खान, 1,20,000 करोड़ का इसका बजट अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स के आपको देने हैं हर साल, इंटरेस्ट के तौर पे, इंटरेस्ट रेट। और दूसरा मामला यह है कि जो इसके लिए बिजली खर्च होने वाली है, जो इस प्रोजेक्ट में बिजली का इस्तेमाल होने वाला है, उसका पर यूनिट खर्च जो है वो भी सरकार को ही पे करना पड़ेगा। देखिए सरकार चला रहे तो उनको मालूम है कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है, और 9.5 साल से जो भी हमको पैसा यहाँ पर लगा हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और केसीआर सर को बेस्ट है, ही इज अ वेरी बेस्ट प्लानर, ही इज अ वेरी बेस्ट नंबर 1 सीएम इन ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने जो है सो पूरा खर्चा भी जो है सो अपने जितना भी बैंक के लिए हम वापस करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कांग्रेस को, आप ये बताइए हिंदुस्तान में 2014 से पहले आप भी तो रूल करते थे, आपकी गवर्नमेंट थी ऑल ओवर पैन इंडिया, फिर जो सो 60 साल हमारे पास भी आप हुकूमत करें, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों नहीं करें? आप इतना अच्छा जो है सो फैसिलिटीज लाने की तेलंगाना आवाम के लिए क्यों जो है सो अपने सोचे नहीं? क्यों आप जो है सो तेलंगाना की पब्लिक को इतनी अच्छी फैसिलिटीज देने के क्यों इरिगेशन सेक्टर से आप इतना इंप्रूव नहीं कर सके? कमी शाहबुद्दीन साहब बहुत चंद अल्फाजों में इसका जवाब तो नहीं मालूम है। हाँ। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है पहले चेवेल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट था, ये कांग्रेस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड है। आपको मालूम नहीं है, आप ये फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं करी, बोले तो मुझे ये बात समझ में नहीं। ब्रेन चाइल्ड को आप ये बोलिए, कांग्रेस अच्छी बात है, फिर ये लेवल में करके बताना था। जब कांग्रेस सोची अब हम आ रहे हैं करके बताना था। अब हम आ रहे हैं बोलते, हम भी वही बोल रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं, आपको पूरा हिसाब देंगे। हम आ रहे हैं आके जो है सो हिसाब देंगे आपको। 3 दिसंबर को मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा कौन, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की तो वो कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, अगर बीआरएस की बात करें तो बीआरएस भी तैयार है, और अगर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े होते तो मुझे लगता है कि शायद वो भी कहते कि हम जो है बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। खैर ये 3 तारीख को जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फैसल खान और मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब, जो दोनों प्रवक्ता और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। विभाग मुंसिफ का प्लेटफॉर्म यही बेबाकी से बात रखने के लिए ही जाना जाता है, और यही हमारी मुंसिफ टीवी की कोशिश है कि सभी जो लीडर हैं उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और बेबाकी से वो अपनी बात रख सकें। तो इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर विभाग मुंसिफ के सेट पर होगी चर्चा। फिलहाल अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।